हाय एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको उस टाइम ये ज़रूरी नहीं लगा कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के काफ़ी बाद यानी 1976 में इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो पहले तो बस 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बट लेटर 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो अब टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब इनको करने से पहले ना एक बार थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज़ एंड फंडामेंटल राइट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो जो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, ये पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 इससे डील करता है। ये हमारे कुछ मूल अधिकार है जो जन्म से ही हमें मिलते हैं और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपनी फ्रीडम और बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये जो है जस्टिशिएबल होते हैं, यानी कि कोर्ट हम इनको ले जा सकते हैं अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट हमसे कोई छीन रहा है तो। ठीक है, दूसरा है डीपीएसपी। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में फॉलो करना चाहिए। ये हमने देखा था कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। उसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4A, या ए से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो इस चीज़ से डील करता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, ये हमारे यानी हर एक नागरिक जो भी इंडिया का सिटीजन है, उनके कुछ कर्तव्य हैं जो उन्हें देश के लिए प्रति मतलब निभाने चाहिए। जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी मतलब ड्यूटीज़ है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए मॉरली। तो वो क्या है अभी आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप इन 3 चीज़ों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो। इस चैप्टर को करने से पहले हम सारे चैप्टर्स अभी तक 1 to 8 कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा है चैप्टर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब जैसा मैंने आपको बताया पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51A इस चीज़ से डील करता है। ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, इनको 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, जैसे हमने भी डिस्कस किया। अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परहैप्स द ओनली अदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। करेक्ट, तो इंडिया के अलावा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। इसके अलावा जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इनको रेकमेंड किया है स्वरण सिंह कमेटी ने। इस कमेटी को सेटअप किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1976 में। अब क्या हुआ, इस कमेटी ने ना काफ़ी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था, बट जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या है, सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड हेंस नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज इंक्लूड्स, कौन से हैं देखो, द पार्लियामेंट मे प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ड्यूटीज़। यानी कि पार्लियामेंट किसी को भी पेनल्टी या पनिशमेंट दे सकता है जो भी इन ड्यूटीज़ को फॉलो ना करें। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टीज और पनिशमेंट शॉल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिपेंडेंसी और टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट जब पनिश करेगा ना, तो कोई भी कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं करेगा कि चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो या कोई और लॉ क्यों ना वो उसके अगेंस्ट ही क्यों ना जा रहा हो, पर कोई भी कोर्ट जो है उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेगा। तीसरा क्या है, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब टैक्स पे करने की ड्यूटी को भी फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर देना चाहिए। बट इन तीनों ही चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में काउंट नहीं होती हैं। ठीक है, अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इनको हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इनको पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें हम समझ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति जो हमको निभाने चाहिए। पहली चीज़, ये भी नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, समझ में आया। और ये जो चैप्टर है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से अभी तक प्रीलिम्स में जब भी मैंने इतना सर्च किया, मुझे सिर्फ 2 ही PYQs मिले और बाकी इनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, बट डायरेक्टली इस चैप्टर से 1 ही 2 क्वेश्चन है जो बनते हैं। ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए, 2-3 रीडिंग आप कर लोगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इतना टाइम आपको इस चैप्टर पर नहीं देना है, थोड़ा स्मार्टली आपको पूरी लक्ष्मीकांत रीड करनी है। ये चैप्टर बस ये वीडियो सुन लो, एक बार रीड कर लो, आपका हो जाएगा ये चैप्टर रेडी। ठीक, तो अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। मतलब कि हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष और फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उनको याद रखना चाहिए हमको।
थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि जब भी हमें राष्ट्रीय सेवा और संघर्ष में योगदान देने का मौका मिले, यानी कि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें वो करना ज़रूर करना चाहिए, उसके हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। उसके बाद टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड री अनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन, यानी कि हमें आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। चाहे लोग किसी भी धर्म के हो, कोई सी भी भाषा बोलते हो, कितने भी अलग हो, पर हमें उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए। सारे डिफरेंसेस को भुला के एक साथ मिलकर रहना चाहिए और ऐसे व्यवहार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो विमेन की डिसरिस्पेक्ट करती हो, औरतों को अच्छे से ट्रीट ना करते हो, तो इन सारी चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, मतलब भारत के रिच कल्चर और हेरिटेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। उसके बाद है कहाँ गया, टू प्रोटेक्ट वैल्यू एंड रिच हेरिटेज ऑफ, हाँ उसका टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये हो चुका है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि साइंटिफिक सोच और प्रोग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए और ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए हमको। उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं वॉल्स पे कुछ भी लिख के आ जाते हैं लाल किला में या कहीं भी, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी धरोहर है, वो हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए हमें, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिविटी एक्ट टू द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल्स एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, मतलब कि अपनी अपनी फील्ड्स में हमें एक्सीलेंस और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए ताकि देश की जो भी ग्रोथ हो ना, उसमें हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। उसके बाद है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड अवॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये उनका हक है और ये हक हमें उनको देना चाहिए। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ दिखने में इतने बड़े बड़े लग रहे थे, ये कुछ है नहीं, एक बार इनको आप रीड करोगे ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी फीचर्स, यहाँ पे ना ड्यूटीज़ आएगा, ये मैंने राइट लिख दिया है। एक आप देखते हैं फीचर्स को, तो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़ वाइल अदर्स आर सिविक ड्यूटीज़, यानी कि कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं, यानी ये हमें अपनी व्यवहार और अपनी सोच में सुधार लाने से मिलती हैं, और दूसरी तरफ कुछ ड्यूटीज़ है जो कि सिविक ड्यूटीज़ है। सिविक या जो एक सिटीज़न होने के नाते हमें समाज और देश के प्रति निभाना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो हमने भी ऊपर देखे वो सारी ड्यूटीज़। उसके बाद दे रेफर टू सच वैल्यूज़ विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब ये अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना, तो ये जो रिस्पेक्ट करने का कल्चर है ना, ये हमारा कल्चर है, मतलब ये हमारे ट्रेडिशन में पास होता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो उन चीज़ों की बात करता है ये फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद दीज ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, याद रखना ये ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे हमारे DPSP थे वैसे ही। तो ये थे कुछ हमारे फीचर्स। उसके बाद इनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा आप एक क्रिटिसिज्म का टॉपिक भी देखोगे तो वो आप पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत से, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बाकी वो उतना रेलेवेंट और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे, ना ही प्री पर्सपेक्टिव से ना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पर एक बार आप उसको पढ़ ज़रूर लेना, छोड़ना मत। तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहला क्या है, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब कोर्ट किसी लॉ का रिव्यू करता है तो वो देख सकता है कि क्या वो लॉ सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है या नहीं। अगर कोई लॉ ऐसा हो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ हो तो कोर्ट उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठा सकता है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ सिग्निफिकेंस है, उनको आप लोग बुक से पढ़ लेना, ईजी है वो लोग, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे वो। उसके बाद दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन एंड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम, ठीक है। तो ये दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, एक सेकेंड,
हाँ, अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी व्हाट बिटवीन द एज ऑफ, किस एज के बच्चों को हमने देखा था, 6 से 14 साल के एज के बच्चों को हमने देखा था कि एजुकेशन इज़ कंपलसरी। ये उनके पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन बच्चों का, क्योंकि देखो उन बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एक पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, बताओ। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, ये हमने अभी पढ़ा था, ये है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये हमने अभी देखा था। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इनमें से अगर आप देखो ना, ये वोट वाला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वोट करना हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली मेंट फॉर इंडियन सिटीजन नॉट फॉर फॉरेनर्स। देखो एक ही आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, जो कि है आर्टिकल नंबर 51A, बस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 10 ऐड हुए थे और 86 के बाद 11 हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, ड्यूटीज लाइक कास्टिंग वोट्स, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, ये किस में आता है बताओ। आर नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं होता है। आर इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, सम ऑफ देम आर रिकमेंडेड बाय द स्वरण सिंह कमेटी, नॉट रिकमेंडेड बाय द स्वरण सिंह कमेटी। देखो एक चीज़ देखो, कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, अगर मुझे ये नहीं पता है, मुझे फैमिली प्लानिंग भी नहीं पता है, पर मैंने अभी देखा जो पेइंग टैक्सेस था, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या 6 देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर टू जज द पीपल हु स्पीक अगेंस्ट लॉ, प्रेजेंट द पर्सन हु फेल्स टू पे टैक्स, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, नॉट टू पे टैक्स। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये तीनों तो कोई सेंस भी नहीं बना रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 देखो, अब देखो ये 7th और 8th क्वेश्चन जो है ना, ये PYQ है, जो डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर से आया है। देखो डायरेक्टली मुझे यही 2 क्वेश्चन मिले, बाकी इनडायरेक्टली कुछ भी पूछा जा सकता है, UPSC का वैसे कोई भरोसा है नहीं, इसलिए चैप्टर आप कर लेना, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड to enforce this duty, okay, they are correlative to legal duties। अब बताओ इनमें से कौन सा आपको जो है सही लग रहा है, 1 2 3, मुझे तो इन दोनों में से एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीदर। उसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, बताओ किस में ये प्रोविजन दिया गया है हमारे पास, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये चैप्टर मैंने आपको बोला कि प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये चैप्टर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ना इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे ना मॉरली, एथिकली और ये सारी चीज़ें, ये आपका एथिक्स के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एसए के पेपर में भी इसका आप रेफरेंस दे सकते हो एसए में, ठीक है। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको कर लेना, पढ़ लेना, एक बार ये वीडियो देख लेना, पढ़ लेना, इससे आपका हो जाएगा ये चैप्टर इनफ। अब आपको आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।